स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो बच्चे आप देखें, ये 10th क्लास का देखें तो बोर्ड का आया हुआ है, मॉडल सेट आया हुआ है। तो 10th वाले जितने ही बच्चे हैं जो इस बार एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो उन बच्चों को अगर बता दें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से MCQ की प्रक्रिया होगी। असल में आपका देखो, ऐसा नहीं कि केवल आपको एग्ज़ाम का ही सीखना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि हम कैसे पेपर जो उत्तर पुस्तिका है उसको कैसे भरेंगे, हमारे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, किस प्रकार से कितने पेज होंगे, कितने अंक का होगा। तो जिस विषय का है, जिस सब्जेक्ट का है ना, उस हिसाब से उसके होंगे। OMR सीट को ढंग से भरना, ठीक है। किसी वाइटनर का इस्तेमाल आपको करना नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से भरना है और आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर और डाउनलोड करके एक बार देख लें, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न बोला, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक वो होते हैं जो एक तरह से मिट्टी में जो है ना, जीवाणुओं के द्वारा उससे मिट्टी बना दिया जाए, सरा गला दिया जाए, ठीक है। तो सर गल सकता है, मछली, पेड़ और मानव, ये सभी सर सकते हैं, गल सकते हैं, मिट्टी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें सब मिट्टी ही तो बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, देखो ये बोर्ड का मॉडल है और मैं मानता हूं कि ये आपके बिहार के संदर्भ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार पुलिस, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग, देखिए अगर भारत सरकार की सॉरी, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना, देखो 33% तो वन होना ही चाहिए और इस 33% के लक्ष्य को पाना है हमें 2030 तक, ठीक है। 33% के लक्ष्य को पाना होगा हमें, अगर नहीं पाएंगे तो हमारे पर्यावरण को खतरा होगा, हम श्वसन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे से ही तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। महानदी पर देखो, ये महानदी जो है ना, ये महानदी ओडिशा से निकलने वाली नदी है, ठीक है। ये ओडिशा से निकलती है महानदी और इस पर सबसे लंबा बांध बना है, ठीक है। इस पे सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध है इस सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। और प्रश्न है कि कौन सा बांध बना है, तो हीराकुंड बांध बना है, आंसर बनेगा आपका सी। तो ये बच्चे महानदी जो है ना, ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा होते हुए, पता है आपको महानदी को क्या कहते हैं? महानदी को कहते हैं ओडिशा का शोक, ठीक है, क्योंकि ये ओडिशा में भयंकर तूफान कह रहे हैं, सॉरी, बाढ़ लेकर आती है, ठीक है। तो चलिए इसको याद कर लें। अगला प्रश्न जो आपके बोर्ड ने दिया है मॉडल के रूप में कि भैया टेक्सोल क्या है, तो टेक्सोल तो एक मेडिसिन है और टेक्सोल किसकी दवा है? तो कैंसर रोधी दवा है आपकी टेक्सोल, ठीक है। चलिए, तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और उम्मीद है कि इस बार अगर आप देखो, जनरल कंपटीशन वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहन को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, विद्यार्थियों तक भेजें, ठीक है। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है, ठीक है। तो धात्विक खनिज इसमें आपका कौन सा होगा? देखो, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट और निकिल। तो बिल्कुल ग्रेफाइट जो है आपका धात्विक खनिज नहीं है, तो ग्रेफाइट आपका धात्विक खनिज नहीं है। तो ग्रेफाइट जो है ये कौन है, क्या है ये है बच्चे कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट आप पढ़े होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी सभी धातु के हैं,
है ना, खनिज, धात्विक खनिज है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये कार्बनिक है। अगला बोला, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला का भंडार है? तो देखो, कोयला तो भाई कार्बन का रूप ही होता है, और आपको पता है कि कोयला जो है 4 प्रकार के कोयला होते हैं, है ना, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ठीक है, तो टर्शियरी कोयला की बात करें तो टर्शियरी, वैसे कोयला की उत्पत्ति की बात करें ना बच्चे, कोयला की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है कार्बोनिस फेरा युग में कोयला बनना शुरू हुआ। और कोयला कैसे बना? तो जैसे 7 प्लेट हैं, तो 7 प्लेटों के आपसी टकराव के कारण, भूसन्नति के कारण टकराव हुआ, और पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सभी क्या हो गए, उसमें धरती के अंदर दब जाने से या समय के साथ मिट्टी उन पर चढ़ जाने के कारण ताप दाब में परिवर्तन से कोयले की उत्पत्ति होती है। तो टर्शियरी युग का कोयला है ना, वो मेघालय का है। ठीक है, टर्शियरी युग का कोयला जो होता है मेघालय का। अब आप पूछेंगे कि सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है ना बेटा, देखो सर्वाधिक अगर हम बात करें कोयला तो सर्वाधिक कोयला जो है ये गोंडवाना लैंड में सर्वाधिक, इस क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है, और हमारे दक्षिण भाग जैसे झारखंड ले लें, ओडिशा ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, सभी गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं और इनमें कोयला पाया जाता है। लेकिन अगर टर्शियरी युग के कोयला की बात करें ना तो मेघालय। ठीक है, आइए, कह रहा है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है? देखिए, थोरियम, बिल्कुल, इससे परमाणु शक्ति केंद्र चलते हैं। जैसे भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर, आपको पता है। ठीक है, तारापुर हो गया। इन सभी, इनकी भट्टियों में इनको डाला जाता है। और यूरेनियम तो इतना मार कर ना बेटा, इतना अगर आपको डाल दिया जाए तो 2 महीने तक बिजली आपको दे सकता है। ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, मोनाजाइट और थोरियम, ये सभी जो हैं ये परमाणु शक्ति के साधन हैं, हमें बिजली उत्पादन करने में मदद करते हैं, लेकिन बॉक्साइट आपका नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम का ये ओर्स है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कह रहे हैं कि भारत को, देखिए अगला प्रश्न है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल। और भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो उसका आंसर जो डाक क्षेत्र है 9 होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो बच्चे आंसर ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है ना वो तिब्बत में, आप सुने हैं कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप। ठीक है, कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जब भारत में प्रवेश करती हैं तो इसमें कई नदियां अपना पानी डाल देती हैं, है ना, जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, ऐसी नदियां जो हैं इसमें पानी डाल देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला एनजीओ का संबंध। देखो, भारत संघ एनजीओ, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ एनजीओ जो है इसका संबंध राजस्थान से है। आ जाओ, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अभ्रक का उपयोग होता है, मैग्नीज का होता है और बॉक्साइट। आंसर बनेगा डी, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इंद्रपुरी जलाशय बेटा बिहार में है।
इंद्रपुरी जलाशय की अगर बात किया तो इंद्रपुरी जलाशय जो है ये किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय बिहार में है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा पेपर है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो भारी ही है। असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम। देखो अब क्या होता है ना कि ऐसे बुक जैसे कि रेड डाटा बुक हो गया, तो इसमें जितने भी जीव वनस्पतियां लुप्त हो गई उनको रेड डाटा बुक में डाला जाता है। और इसी प्रकार ग्रीन बुक है, वैसे आपका आंसर ग्रीन बुक ही होगा। ठीक है, इसमें असाधारण पौधों को डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल 3 प्रकार की फसल होती हैं। अगर फसल की बात करें तो होती है कौन सी? तो रबी की फसल होती है, खरीफ फसल होती है, खरीफ फसल होती है, और कौन सी होती हैं? जायद होती हैं। फिर इन्हीं के आधार पर जो होती है ना नगदी फसल होती है। तो रबी की खेती जो होती है ना, इसमें आपके आते हैं गेहूं, खरीफ में आता है बेसिक सा उदाहरण धान, जायद में आते हैं खीरा है ना, ककड़ी फ्रूट है ना, और नगदी में आते हैं जैसे पटसन हो गया है ना, पटसन हो गया, और कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया। ठीक है, ETC ये सभी जो है ना ये नगदी फसल में आते हैं बेटा। तो आगे बढ़ा जाए तो आप अच्छे से आप इन प्रश्नों को आप देखें और इन्हीं के पैटर्न पर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर हो जाएगी आपकी तैयारी। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल, देखिए सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम जो है ना, सर्वप्रथम 1904 में मद्रास में इसकी फैक्ट्री लगी थी। सबसे सर्वप्रथम इसकी फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, कहाँ पे लगी थी? मद्रास में लगी थी। और इसका कुछ कच्चा माल जो होता है ना वो क्या होता है? चूना पत्थर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, CaCO3 देखिए, वैसे तो अगर हम सीमेंट उद्योग की बात करें तो इसमें CaCO3 के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है, इसमें मृतिका मिलाई जाती है ना, इन सभी चीज़ों को इसमें मिलाया जाता है तब जाकर सीमेंट बनता है। तो सबसे पहले जो सीमेंट बना था उस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो है ये ब्रिटेन में बना था। भारत में 1904 में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो भारत में ये फैक्ट्री लगी थी मद्रास में। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट ये बोला कोंकण रेलवे परियोजना। बेटा आप देखेंगे ये आपका भारत है। ठीक है, ये भारत हमारा, ये हमारा देश है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का ये पूर्वी छोर है, ये दक्षिण है, ये है आपका उत्तर, ये पूर्व है, और ये है आपका पश्चिम। तो पश्चिम के भागों में अगर हम बात करें तो इसमें ये आपका केरला है, इसको बोलते हैं केरल है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? गोवा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है। तो आपको पता है जो इन तटों पे जो रेलवे चलती है ना, इसी रेलवे को कहते हैं कोंकण रेल परियोजना। और ये तीनों राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है और केरला में है। ठीक है, चलिए क्या सर, देखिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी जो है सम्मेलन हुआ था, और इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाओ बेटा, आगे बढ़ा जाए। हालांकि एक बात बताइए, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? अनुभव मिल रहा है कि नहीं है? दीजिएगा, बच्चा सब खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए तो बोला कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत अच्छा। इन मिट्टियों की अगर हम बात करें तो आप देख लो कौन कौन सी मिट्टी है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है ना,
उसके बाद दोमट चिकनी इसी को बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद है लैटेराइट मिट्टी है, ये वाली लैटेराइट मिट्टी है। तो काली मिट्टी जो होती है ना, ये कपास के लिए है काली मिट्टी। इसमें होता है बेटा आयरन, आयरन की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी जो है ना, लाल मिट्टी इसको बोलते हैं, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी सेम बात है, ठीक है। तो इसमें होते हैं ड्राई फ्रूट्स आपके, है ना, ड्राई फ्रूट आपके जो होते हैं मेवा, उसकी खेती होती है। दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसमें जो है ना खाद्य फसल उगाए जाते हैं, खाद्य फसल इसमें उगाए जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी में आपकी होती हैं काजू किशमिश, इन सभी चीज़ों की। तो भारत में सबसे अधिक पाई जाती हैं जलोढ़। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी जो होती हैं वो किसके द्वारा, तो नदियों के द्वारा इसको बनाई जाती हैं। भाई अब दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नवीन जलोढ़, है ना, एक होती है पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर और इसको बोलते हैं बांगर, ठीक है। चलिए तो आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो भारत में पहला, देखो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था। तो कई बार आपके एग्जाम में भी रहे, दार्जिलिंग में सबसे पहला जल विद्युत लगा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में स्थित है। तेल परिष्करण केंद्र भी इस समय है। अगला है निम्नलिखित कारकों में से कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, तो सूखे के लिए भाई वर्षा की कमी, ठीक है। अगर वर्षा कम होगी तो भाई सूखा की स्थिति बढ़ जाएगी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध, तो सरदार सरोवर बांध जो बना है वो कहाँ पे, किस नदी पे बना है, तो नर्मदा नदी पे बना है, नर्मदा नदी पे निर्मित है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो जून 2023 में भारत में बिपरजॉय, ठीक है। हालांकि सब लोग तो सभी चक्रवाती हैं, लेकिन जून 2023 में बिपरजॉय आया था। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग, तो भूकंपीय तरंग है प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो आपको पसंद है मोबाइल है। संचार का सबसे, है ना, प्रसिद्ध साधन जो है वह मोबाइल है। अगला प्रश्न है कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो ये आपका बेटा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में इसको पारित किया गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है ना ये जर्मनी से शुरू हुई थी, ठीक है। तो आप फटाफट रिवीजन कर लें इसका। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी, तो राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो अप्रैल थीसिस की बात करें, ठीक है, तो अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, आइए, तो अप्रैल थीसिस पुस्तक है और इसके लेखक है लेनिन साहब है, ठीक है। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था, खुदाई खिदमतगार का गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए अगला है लाला हरदयाल, इनमें से लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी बच्चे, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था, तो साम्यवादी गुट का अगुवा जो था वो आपका सोवियत संघ था।
तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन सबका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो लंबा ना हो, तो आप फटाफट इसका जो है ना आप देख लें एक बार, है ना। एज यूजुअल आप पहले जो पढ़े होंगे तो बस रिवीजन ही आपका होगा, ठीक है। मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ना। 95 थीसिस जो है मार्टिन लूथर की कृति है। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया था। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो यूनान की अगर हम बात करें तो यूनान जो था ये टर्की के अधीन था। कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए, सॉरी, नमक कानून तोड़ने के लिए आपको पता है कि गांधी जी ने दांडी की यात्रा की, यानी 24 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। और इसमें लगभग 78-76 अनुयायियों के साथ, है ना, 300 कुछ किलोमीटर ये दांडी में जाकर अपना इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। कह रहा है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है बच्चे, ठीक है। अगला है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1945 में किया गया। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? है ना, तो इसमें वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन, ठीक है। और सिंगापुर का उदय जो था, सॉरी, ये 1965 होगा, ठीक है। वियना कांग्रेस में राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो ब्रिटेन भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड इसमें नहीं था बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्या बोला? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो बम्बई का विभाजन कर महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्य बना दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित हैं? तो बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित हैं, ठीक है। बिहार में कुल 19 नगर निगम स्थापित हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। और सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1956 में भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ें। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? चुनाव आचार संहिता का निर्माण जो है निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज की 3 स्तरीय हैं। और आपको पता है बलवंत मेहता समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। बलवंत मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात कही थी, है ना। और अशोक, ठीक है। तो इसमें अगर हम इनके स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत में ये 3 स्तर कौन कौन से हैं देखिए। तो इसमें आपका एक आएगा जिला पंचायत आएगा, जो आप बीडीसी देखते हैं, ठीक है। वो बीडीसी आपके होंगे, यानी कि ब्लॉक लेवल आपका हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कौन सा? ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ठीक है बच्चे। तो ये सभी आपके पंचायत ही हैं। त्रिस्तरीय का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जिला पंचायत में जिला परिषद होंगे, इसमें आपके बीडीसी ब्लॉक लेवल के जो समिति होंगे आपके, और ग्राम पंचायत में मुखिया प्रधान जो है वो आपके होंगे, ठीक है। आंग सान सू की आपने देखा म्यांमार की रहने वाली एक नागरिक हैं। किस देश की नागरिक हैं? तो बच्चे म्यांमार।
इन्हें कई वर्षों तक नज़रबंद करके रखा गया, ठीक है, नज़रबंद इनको रखा गया आंग सान सू की को, ठीक है। वहाँ की ये सरकार भी चला चुकी हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें नज़रबंद किया गया है। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो चिली की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी मिशेल बाचेलेट, चिली की प्रथम महिला जो थी वो राष्ट्रपति थी, ठीक है बच्चे। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पर, एकदम डायरेक्ट, कोई जातिवाद अलगाववाद नहीं, निष्पक्ष चुनाव पर, ठीक है। सीधा चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आप जितने भी बच्चे, आप सबके लिए जरूरी है, जो लोग भी देख रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी है ये, ठीक है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो चुने गए हैं, आप देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे संसद की। तो संसद में देखो 2 सदन होते हैं, एक का नाम है बेटा लोकसभा, ठीक है, और दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें लोकसभा में जो चुने गए सदस्य हैं वो कितने हैं? 543 हैं, ठीक है, और 2 मनोनीत किए गए हैं। और राज्यसभा में जो चुने जाते हैं ना, ये आपके मैक्सिमम 250 है, 250 है। तो ये आपके 233 सदस्य है ना निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य का मनोनयन होता है, टोटल 245 पर चुनाव होता है, ठीक है। तो संसद का काम जो है, कार्यवाही हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चे अपने देश भारत में ही है, भारत में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, भारत में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे 2 प्रकार की चुनाव की पद्धति है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है ना बेटा, उसमें जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष, केवल प्रत्यक्ष बोला है ना, तो प्रत्यक्ष में स्विट्जरलैंड, भारत में भी प्रत्यक्ष है, ठीक है, भारत में भी प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ यहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष है। लेकिन अगर बोल रहा है कि केवल प्रत्यक्ष का, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। देखो कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अगर 7000 जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा, ठीक है। 1975 के आपातकाल है ना की घोषणा किसने की थी? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 1975 में जो आपातकाल हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। और 1975 में इन्हें लगा कि हमारी सरकार गिर जाएगी, तो इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है। कह रहे हैं पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? बेटा पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो पूरे जिले का प्रशासन जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर साहब, डीएम साहब करते हैं, ठीक है। अगला है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए 2006 में, पहले वहाँ पे राजा का था शासन, हाँ, और 2015 में संविधान भी लागू हो गया। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो जल आपूर्ति के निजीकरण के लिए संघर्ष की शुरुआत जो है बेल्जियम में की गई थी, ठीक है। जल आपूर्ति के निजीकरण प्राइवेटकरण यानी बोलबिया में की गई थी, ठीक है, बोलबिया में। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कह रहे हैं देखो, विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? तो विंग और टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध जो है वह ब्रिटेन से है। अगला है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1928 में प्राप्त हुआ। और ब्रिटिश का तो मालूम है
21 वर्ष से अगर आप ऊपर के हैं तो वोट दे सकते हैं, ठीक है। वैसे चलिए, भारत में 18 साल के भी होंगे तो आप वोट दे सकते हैं। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है दोहरी सरकार। जैसे भारत क्या है जी, जो भारत है अपना देश, भारत क्या है और राज्यों का संघ है, और हमारे यहाँ दोहरी सरकार है, एक राज्य भी है और एक केंद्र भी है, ठीक है। पटना नगर निगम है ना में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम की बात करें तो इसमें 75 वार्ड हैं पटना नगर निगम में, ठीक है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी, हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में अध्यक्ष पद पर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, चूंकि बेटा ये पॉलिटी का प्रश्न है, 1952 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा है ना ये आय का आकलन किया जाता है। अगला है, देखिए ये प्रश्न बोला y बराबर c प्लस आई में आई क्या है? तो आई जो होता है ना आपका, देखिए इन्वेस्टमेंट है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है, ठीक है। देखिए प्रश्न है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? वेट, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल, देखिए बीमा का व्यय है, मूल्यह्रास और कच्चे माल। आंसर इनमें से सभी, ये बीमा का व्यय, मूल्यह्रास और सभी आय का राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होते हैं। ये सब कह रहे हैं कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को प्राथमिक क्षेत्र में, खनन हो गया। देखिए अगर हम बात करें ना तो क्षेत्र इसमें है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि आ गया, वानिकी आ गया, जरूरी नहीं है कि खनने पूछेगा, खनन आ गया हो गया। उसके बाद है मत्स्य पालन आ गया, मधुमक्खी पालन आ गया। मतलब एक तरह से जितने भी आप फार्मिंग करते हैं ना, ये फार्मिंग प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें जितने भी उद्योग हैं, उद्योग इसमें आ जाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह आ जाती हैं। और तृतीय क्षेत्र जो है ना, इस सेवा का है, सेवा हो गया, संचार हो गया, डाक तार हो गया, ये सभी जो है वो तृतीय क्षेत्र में। फिलहाल आपका आंसर ए होगा। तो बेटा आगे बढ़ा जाए, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर? देखिए पूंजीवादी में केवल अमीरों की ही चलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ है ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो लोक कल्याण पर बल दिया जाता है समाजवादी। हालांकि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, ठीक है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही प्रकार की है ना। तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? अगर आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि बेटा मिश्रित का मतलब क्या होता है, तो मिश्रित का मतलब होता है सरकार की अर्थव्यवस्था और प्राइवेट अर्थव्यवस्था दोनों ही, निजी भी इसमें क्या होते हैं, दोनों को मिलाकर इसमें आकलन किया जाता है। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? देखो बेटा पूंजी का पारिश्रमिक मजदूरी से होता है। अगर आप कोई पूंजी का सॉरी ये पूंजी का है ना, तो पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है ना, ब्याज होता है। ब्याज पूंजी का, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, वो ब्याज होता है। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है?
ठीक है। तो संस्थागत वित्त का स्रोत जो है सहकारी बैंक है इसमें, ठीक है, सहकारी बैंक है इसमें, जितने भी आपके बैंक हैं सहकारी बैंकें हैं इसमें, वो सभी इसमें आएंगी। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो भारतीय पूंजी बाजार जो है ना दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। आगे अगर देखा जाए तो ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो नाबार्ड करता है। तो नाबार्ड अगले स्लाइड में होगा, ठीक है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना जो है इसीलिए की गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? नाबार्ड बनेगा। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? सहकारी का मतलब होता है कुछ लोगों द्वारा मिलकर एक संस्था बनाना, ठीक है। तो सहकारी जो आंदोलन है ये 1904 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा जो है वो विनिर्माण क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में, मोबाइल वगैरह ये सब, परिवहन वगैरह सब इसमें शुरू होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? ठीक है। तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उसी समय में क्या हुआ था बेटा? उसी समय में निजीकरण का दौर शुरू हुआ, निजीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, ठीक है। विदेशी निवेश की शुरुआत हुई। इसी समय जो है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई। PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों, देखो, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कृषि उत्पाद जो होते हैं ना, सबसे पहले तो ये ISI अगर हम बात करें तो जो सोने होते हैं ना, आभूषण है ना, सॉरी हॉलमार्क का जो प्रयोग करते हैं ये आभूषण पर, ठीक है। और ये होते हैं उपकरण हमारे, हाँ, जितने भी उपकरण होते हैं आयरन वगैरह के बने होते हैं उसमें। एक मार्क जो है वो खाद्य वस्तुओं पर, खाद्य वस्तुओं पर किया जाता है इसका मार्किंग। खाने पीने की वस्तुएं जो होती है ना उस पर एक मार्क लगता है। तेरे मानव पूंजी का प्रमुख घटक बता दो। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा। आंसर बनेगा डी, इनमें से सभी। अच्छा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू की गई थी। तो इसी तर्ज पर आप तैयारी करेंगे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, HDI। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। कब शुरू किया गया था? 1990 में शुरू किया गया था। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के जो है ना, पाकिस्तान के, हाँ, आगे बढ़ा जाए, इन पाकिस्तान के महबूबुल हक के द्वारा किया गया था इसको शुरू। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का है, मछली पालन, पशुपालन, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको। तो विनिर्माण जो है ये सेकेंडरी है आपका, है ना, द्वितीय क्षेत्र से है। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को हमारी वस्तु, मुद्रा और मुद्रा। आंसर बनेगा डी, ठीक है, आंसर डी बनेगा आपका। चलिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो भाई इसमें व्यापारिक बैंक कौन सा नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे कहते हैं बैंकों का बैंक।
ये आपका व्यापारिक बैंक नहीं है, इसमें खाता नहीं खुलता। आप आरबीआई में जाकर खाता खुलवाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ डिस्क्रिप्टिव आपके दिए हुए हैं। रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये सभी देखो ये 10th क्लास का ही हमने जो सॉल्व किया अभी, ये 10th क्लास का ही पेपर था मॉडल सेट। लेकिन हमने यहाँ पर किया इसलिए कि जितने भी बच्चे हैं जनरल कंपटीशन वाले जो बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो उनके भी एग्ज़ाम में पूरा काम आएगा। तो इस प्रकार अगर आप 10th के बच्चे हैं तो चैनल को आप ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और 10th के बाद निश्चित रूप से पॉलिटेक्निक, एएनएम या पैरामेडिकल की तैयारी अवश्य करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।